Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 27 अगस्त 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मालदीव्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्यों है चर्चा में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये आज का सबसे पहला आर्टिकल, और आपने कल भी देखा होगा इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा कवर किया गया था। अब बात क्या हो रही है, अफगानिस्तान के अंदर जो उसकी कैपिटल है काबुल, तो काबुल पर जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बाहर ही दो बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और उन बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से अभी तक पता ये चला है कि 20 लोगों की जान गई है। इसके अंदर बहुत सारे यूएस के लोग भी हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी बड़ी ये घटना क्रिएट हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि तालिबान को एक थ्रेट आ चुका था कि हाँ भाई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन तालिबान ने इस चीज़ को इग्नोर किया है और ये एक सबसे बड़ी गलती तालिबान की देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो बाइडन की मिस्टेक तो बता ही जा रही है, क्योंकि जो बाइडन ने बहुत यहाँ पे जल्दबाजी मचा दी। इनफैक्ट यहाँ पर एक ठोस कदम उठाकर अपने जो भी ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ नहीं किया गया था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दोनों के ऊपर ही काफ़ी हद तक यहाँ पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये जो जितनी भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसकी वजह से आम लोग मारे गए। ठीक है, यहाँ पर जो वहाँ पे लोग थे जो एक तरीके से दूसरे देशों में जाने के लिए तैयार थे, एयरपोर्ट पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं तालिबान के अंडर में हम ना रहें, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर भाग रहे हैं। कोई सी फ्लाइट मिल जाए, कहीं पर भी हम लोग निकल जाएं, उनका ये मकसद है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो तालिबान के जो मेन स्पोक्समैन हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, इनका कहना यह है कि 13 से 20 लोगों की अभी तक जान गई है और 52 लोग जो है एक तरीके से घायल हैं इस ब्लास्ट की वजह से। लेकिन जो काबुल का हॉस्पिटल है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 6 लोगों की जान गई है और लगभग 90 लोग जो हैं घायल हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो डेटा ये हम लोग को वेरी करता हुआ नजर आएगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। बट इसमें बताया यह भी गया कि 12 यूएस सर्विस मेंबर भी हैं जिनकी जान गई है, मतलब यूएस के लोग भी हैं जिनकी जान गई है इसमें। तो यहाँ पर यह घटना काफ़ी बड़े लेवल पर आप कह सकते हो आने वाले टाइम पर चर्चा में आने वाली है, क्योंकि यूएस के अंदर भी काफ़ी लोग नाराज़ होंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो बाइडन के अगेंस्ट में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो बाइडन का स्टेप है ये बिल्कुल गलत स्टेप जो यहाँ पे उठाया गया है। और इस चीज़ को बहुत सारे लीडर्स ने क्रिटिसाइज़ भी किया, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, चाहे वो जो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हो। हालांकि यहाँ पर सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है इन सब चीज़ों को। उसके बाद इंडिया ने बोला है जो भी अटैक्स हुए हैं, देखो इस चीज़ को देखते हुए ज़रूरत यह है कि दुनिया भर को पूरी दुनिया भर को एक साथ जुटना पड़ेगा, टेररिज्म के अगेंस्ट में आना पड़ेगा, आतंकवाद को साथ में मिलकर हम लोग को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा, ये जो अटैक है, जो बॉम्ब ब्लास्ट है, किसके द्वारा किया गया? तो अभी तक पता ये चला है कि यहाँ पर ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है इस्लामिक स्टेट ग्रुप के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि इस आर्टिकल के अंदर ही दी गई है। आई होप आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो यहाँ पर दुखद बात यह है ना कि जो आम नागरिक है, जो आम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी हद तक बुरी नज़र आएगी। उसके बाद बात करेंगे अगले आर्टिकल की, तो एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे चर्चा हो रही है क्या जो ये पीएम केयर्स फंड है ये कोविड ऑर्फन्स की हेल्प करेगा? यहाँ पर इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। तो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे में पूछा यूनियन गवर्नमेंट से कि देखो आपको ना एक इमीडिएट रिलीज़ करना पड़ेगा मनी, यानी कि जो पैसा है वो एक काफ़ी मतलब तेज़ी से आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर पैसा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पीएम केयर फंड का। और वो पैसा क्यों इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की, जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। तो क्या है, उन बच्चों को हेल्प प्रोवाइड करवानी होगी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना होगा और भी वेरियस चीज़ें प्रोवाइड करवानी होंगी। तो उसके लिए जल्द से जल्द सरकार को एक तरीके से पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करके पैसा रिलीज़ करना होगा। तो ऐसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है।
अब पैसा रिलीज़ क्यों किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से क्यों करने को बोला गया है? तो देखो यहाँ पर ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आज के टाइम पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात ये करी गई है, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो केयर गिवर्स थे, जैसे कि उनके माता पिता हो गए या फिर कोई और उनका ध्यान रखता था, उनकी डेथ हो गई है इस पैंडेमिक की वजह से। तो बच्चे अकेले हो चुके हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी। बोला गया है 1.19 लाख चिल्ड्रन है इंडिया के अंदर जिन्होंने अपने केयर गिवर्स को खो दिया है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि उस बच्चे की केयर कर रहा था, उनकी डेथ हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। और ये सब डेटा पब्लिश किया गया है लैंसेट के अंदर। तो इस डेटा ने बताया कि ऐसे यहाँ पर अभी तक 1.19 लाख चिल्ड्रन हैं, तो इनको कौन सपोर्ट करेगा, इनकी हेल्प कौन करेगा? तो यहाँ पे सरकार ने डिसाइड भी किया था कि हम लोग जो पीएम केयर फंड है इसका इस्तेमाल करेंगे, और जो ये फंड है ये इस्तेमाल करने के बाद हम लोग बच्चों को एजुकेट भी करेंगे, साथ ही साथ वेरियस चीज़ें भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आज के टाइम पर जब ये बच्चे अकेले हो गए तो इनके साथ बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया है गर्ल्स के साथ सबसे ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सरकार को जल्द से जल्द जो फंड है वो रिलीज़ करें, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाई जाए। ओके, जो ये भी इन्फॉर्मेशन है ना चिल्ड्रन के रिगार्डिंग कि हाँ आप कह सकते हो जिन्होंने बहुत सारे बच्चों ने अपने केयर गिवर्स को यानी पेरेंट्स वगैरह को खोया है कोविड-19 की वजह से, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी गई है स्टेट्स के द्वारा अपनी वेबसाइट पर। जो वेबसाइट है इनकी एनसीपीसीआर की, ठीक है, उसकी वेबसाइट पर आपको ये सारा डेटा देखने को मिल जाएगा, जाकर आप लोग भी वहाँ पर देख सकते हो। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाले हैं, वो ये है कि अभी क्या होगा, बच्चों की हेल्प करने के लिए कौन सा फंड इस्तेमाल करने वाले हैं, पीएम केयर फंड। तो ये पीएम केयर फंड क्या है एग्जैक्टली आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ओके, एक सेकंड में अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम केयर्स फंड की फुल फॉर्म है, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। यानी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जिसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उसको एक तरीके से टैकल करने के लिए, उसमें यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ंड लॉन्च कर दिया है। और यह फंड काफ़ी पहले आ चुका था, 2020 के अंदर। आपको मालूम होगा कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो 28 मार्च 2020 में हमारी सरकार ने यह फंड रिलीज़ किया कि यहाँ पर आप लोग डोनेट कर सकते हो। तो बहुत कुछ पैसा डोनेट भी किया गया था इस चीज़ के अंदर, और यही चीज़ आगे भी रहने वाली है कि मतलब कोई भी ऐसी पेंडेमिक लाइक सिचुएशन आती है फ्यूचर में, भविष्य में, तो तब भी यहाँ पर इस पीएम केयर फंड का इस्तेमाल होगा। तब भी लोग चाहें तो यहाँ पर एक तरीके से डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने के बाद जो भी मनी आएगा वो सब यहाँ पर लोगों के लिए लगाया जाएगा, जो भी बीमारी होगी उसको टैकल करने के लिए लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि पीएम केयर्स फंड क्या है, और खासकर फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद जैसा मैंने बताया ये जितना भी डेटा है वो सब आपको एनसीपीसीआर पर भी देखने को मिल जाएगा। अब ये एनसीपीसीआर एग्जैक्टली क्या है, तो ये आर्टिकल भी आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जीएस पेपर 2 में जब आप लोग यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि इशूज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन प्लस एजुकेशन। तो यहाँ पे इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एनसीपीसीआर क्या है, तो ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया है मार्च 2007 में। इसका काम यही है जो बच्चे हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। आपको ध्यान रखना है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में ये बॉडी आती है। छोटी छोटी बॉडीज़ के बारे में आपको पढ़ना होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चंस देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस इन चीज़ों के रिगार्डिंग बनते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया एनसीपीसीआर का मेन काम क्या है, जो बच्चे के राइट्स हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर जो एक तरीके से बच्चों के पास राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है उसको भी एक तरीके से अच्छे से लेकर चलना, तो ये सब काम करता है एनसीपीसीआर। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बात करी गई है इन एक्सेसिबल UIDAI सिस्टम लीव्स आधार यूजर्स इन लर्च। यहाँ पे क्या है ना कि आज के टाइम पर ये जो UIDAI सिस्टम है यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पिछले सप्ताह से काफ़ी हद तक डाउन चल रहा है। ये जो पूरा सिस्टम है ना आइडेंटिफाई करने वाला, ये पूरी तरह से डाउन चल रहा है। अब क्या है, जो आधार कार्ड वाले होल्डर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखो बोला ये जा रहा है कि अभी यहाँ पे क्या होगा, 31 अगस्त तक जितने भी EPFO के मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो सब क्या उनको रिक्वायरमेंट ये है कि वो अपने आधार कार्ड को लिंक करें कि ठीक है, आधार कार्ड को उनको लिंक करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तभी उनको जो PF कंट्रीब्यूशन है मंथली बेसिस पर वो यहाँ पर
डिपॉजिट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बोला यह जा रहा है कि आधार कार्ड की लिंकेज होगी पैन कार्ड से, और भी यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, इनके जो अकाउंट्स हैं या फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परमानेंट अकाउंट नंबर है, आप कह सकते हो, इनको क्या करना है, अपना आधार कार्ड लिंक करना है। तो इसकी डेडलाइन सेट कर दी गई है, 30 सितंबर की डेडलाइन है। तब यहाँ पर आधार और पैन की लिंकिंग की यहाँ पर डेडलाइन सेट करी है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आने वाले टाइम पर इसको जल्द से रिजॉल्व किया जाएगा। प्लस आज के टाइम पर जो आधार यूज़र्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जो UIDAI सिस्टम है ना, पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, ये काफ़ी हद तक डाउन चला है पिछले सप्ताह, क्योंकि आज के टाइम पर ये लिंकिंग का सिस्टम ही बेकार चल रहा है। तो यहाँ पर ये लोग आधार को लिंक नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिल जाएगा। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है कि ये जितने भी केसेस हैं फार्मर के अगेंस्ट में, जो केसेस दर्ज करे गए हैं, उन केसेस को विड्रॉ कर लिया जाएगा। नाउ ये केसेस कौन से हैं इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने देखो ये बोला है, प्रॉमिस किया है कि बहुत सारे केसेस हैं जो कि फार्मर्स के अगेंस्ट में, कि इस चीज़ को स्टबल बर्निंग को लेकर, जो पराली वगैरह है वो फार्मर्स जला देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो एक तरीके से उन फार्मर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर केसेस हुए हैं स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग। तो क्या है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है यूपी के, उनका कहना यह है कि जितने भी केसेस यहाँ पर लगे हैं फार्मर्स के ऊपर स्टबल बर्निंग के, उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनको शुगर केन के प्राइसेस भी मिलेंगे, मतलब जो गन्ना है उसके प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट भी होगा, उस प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। कल मैंने डिस्कस किया था कि कितने रुपये पर कुंटल बढ़ाया गया है, ठीक है, 5 रुपीज़ पर कुंटल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है शुगर केन के प्राइसेस को, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर बात की गई है। ओके, तो क्योंकि आज के टाइम पर फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान देखने को मिलेंगे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, ये जो 3 फार्म बिल्स थे उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है कि हम लोग अब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक तरीके से जो विड्रॉ करेंगे सारे केसेस, और जितने भी फाइन्स लगे हैं फार्मर्स के ऊपर स्टबल बर्निंग को लेकर, वो सब विड्रॉ किया जाएगा। साथ ही साथ इंश्योर ये किया जाएगा कि हर एक फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिले, यानी कि बिजली का कनेक्शन मिले, ठीक है, और बिजली का जो कनेक्शन है वो कट डाउन ना हो। साथ ही साथ जो भी फाइन्स लगाए गए हैं फार्मर्स के ऊपर वो सब यहाँ पर माफ़ कर दी जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो एक तरीके से स्टबल बर्निंग वगैरह, इनसे फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी थे। तो अब हाई हो यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम पर चीज़ें थोड़ी सी रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। तो ये यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बताया गया है। अब इस आर्टिकल में जो भी चर्चा हो रही है स्टबल बर्निंग वगैरह की, तो स्टबल बर्निंग क्या है या आगे भी आर्टिकल आया है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टबल बर्निंग के बारे में। इनफैक्ट आपने थंबनेल देखा होगा, वो भी स्टबल बर्निंग के बारे में। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आगे भी बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना यहाँ पे एक आर्टिकल बात करता है कि दिल्ली जो है वो टॉप लिस्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ के अंदर आता है इन टर्म्स ऑफ CCTV। मतलब दिल्ली के अंदर हर पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर, हर पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो CCTV कैमरास देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो CCTV कैमरास के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो दिल्ली टॉप करता है, ऐसा यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। थर्सडे में उन्होंने बोला कि दिल्ली ने यहाँ पर एक तरीके से एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, टॉप ऑफ अ लिस्ट में आ चुका है दुनिया भर में, एक ऐसा शहर जहाँ पर CCTV सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे, इंस्टॉल करे गए हैं पर स्क्वायर माइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद बताया गया इंडिया के अंदर ये 3 शहर हैं सबसे बड़े। एक तो दिल्ली हो गया जहाँ पर 1826 CCTVs इंस्टॉल बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया चेन्नई है, देन उसके बाद मुंबई भी देखने को मिलेगा, यहाँ सभी जगह पर सबसे ज़्यादा CCTVs देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दुनिया भर में कौन कौन से शहर हैं, तो वो लंदन हो गया और शंघाई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ सभी जगह पर आपको ज़्यादातर CCTVs देखने को मिलेंगे। लेकिन दिल्ली ने इन सब चीज़ों को बीट कर दिया है, इन सब लोगों को बीट कर दिया है। तो यहाँ पर कहना यह है कि दिल्ली ने शंघाई, न्यूयॉर्क, लंदन, इन सभी को बीट किया CCTV कैमरा के मामले में। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी इसमें बहुत सारी फालतू चीज़ें हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक आपको बस खाली छोटा सा आइडिया होना चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम लोग अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर नोट डाउन करके रखें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या डिसाइड किया है कि ये लोग इंसेंटिव्स देंगे, किसको, ध्यान से सुनना इस आर्टिकल को, इंसेंटिव्स देंगे किसको, इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवाएंगे। क्यों? ताकि जो इंडस्ट्री है वो स्टबल का इस्तेमाल करे, यानी जो ये स्टबल है, जो पराली जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ करें। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये पराली है इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री करेगी तो इनको जलाने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, फार्मर्स क्या है यहाँ पर इसको जला देते हैं, तो वही चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर
दूसरा यहाँ पर सोल्यूशन देखो नहीं मिल पाता है, बहुत सारे फार्मर्स को यहाँ पर दिक्कतें आती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स में है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर फार्मर्स के ऊपर केसेस वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो क्या है कि यहाँ पर अब क्या होगा, पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाने की कोशिश की है। पहले तो हम लोग समझेंगे स्टबल बर्निंग क्या है, फिर उसके बाद मैं इस आर्टिकल को रिलेट करूँगा ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओ। स्टबल बर्निंग ये जो आर्टिकल है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो जीएस पेपर 2 के अंदर आता है, प्लस जीएस पेपर 3 के अंदर आपका एनवायरमेंट सेक्शन है, वहाँ से भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो स्टबल बर्निंग क्या है? सबसे पहले बात, जो स्टबल, जिसको हम लोग पराली बोलते हैं, इसको जलाया जाता है। इसको जलाया क्यों जाता है? ताकि जो है ये क्रॉप जलकर दूसरी क्रॉप हम लोग यहाँ पर उगा सकें। इसके पीछे का यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब आप कह सकते हो कि जो ये क्रॉप उगी हुई है यहाँ पर, एक तरीके से मान लो कोई फसल है, ठीक है, ये फसल की कटाई हो गई, इतनी ऊपर की कटाई काम का हमने निकाल लिया। अब जहाँ पर जो वेस्टेज है छोटा 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 वो यहाँ पर रह गया है। अब क्या होगा, इनको फार्मर क्या कर देते हैं, उखाड़ने के बजाय जला देते हैं, जलाकर साफ कर देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी खेत पूरे काले काले नजर आते हैं, तो वो सब जला दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाए कि जला क्यों जलाया जाता है, क्योंकि अगली फसल उगानी है, इस वजह से जला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई और दूसरा सोल्यूशन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन तो है बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है कि मान लो अभी विंटर आने वाले हैं, तो विंटर में वापस से ये सिचुएशन देखने को मिलती है। जो स्टबल बर्निंग है वो विंटर में ही देखने को मिलती है। तो मान लो यहाँ पर जो राबी क्रॉप है ये उगाई जाएंगी, तो फार्मर्स क्या करेंगे हरियाणा पंजाब में, वो यहाँ पर छोटे, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा, अभी फसल की कटाई होगी फिर तुरंत दूसरी फसल लगानी पड़ेगी, तो टाइम बहुत कम मिलेगा। तो इनके पास एक ही सोल्यूशन वो है जल्दी से इनको जलाकर साफ़ कर दिया जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ एक जल्दी का ऑप्शन के साथ साथ एक चीपेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर काफ़ी सस्ते में यहाँ पर काम हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ये काम हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। लेकिन क्वेश्चन ये है, कैसे दिक्कत नहीं होती है? बिल्कुल दिक्कत होती है। जो भी पराली आपको फील्ड के अंदर देखने को मिल जाती है, ठीक है, ये पेस्ट की तरह काम करती है, ठीक है। यहाँ पर आप मान लो कोई आप पराली के बाद आप दूसरी कोई क्रॉप लगा रहे हो, तो वो क्या होगा, दूसरी वाली जो आने वाली क्रॉप है उसमें कीटाणु वगैरह लग जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर बोला है, ये सब कुछ डिपेंड करता है फार्मर के इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। देखो, क्योंकि एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए होती है। एक मैकेनाइज्ड मेथड होता है, अगर आपको स्टबल को हटाना है तो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चर करी हुई एक अच्छी गाड़ी होती है, उसके थ्रू यहाँ पर हम लोग इसको हटा सकते हैं। लेकिन क्या है, उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये जो फार्मर है वो उसको इतना एक तरीके से प्रमोट करते हैं, एक तरीके से वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सस्ता तरीका यही है कि जला दिया जाए। तो जला दे के यहाँ पर इसको काम को निपटा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, स्टबल बर्निंग के कॉजेज़ क्या क्या है, कारण क्या क्या है? आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी, देखो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है यूज़ ऑफ मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग को लेकर, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कि जो ये जितनी भी पराली है, इसको पहले ना फार्मर खुद इस्तेमाल कर लेते थे कुकिंग के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, साथ साथ एनिमल्स को तो थोड़ा गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या फिर आप कह सकते हो कि क्योंकि ठंड रहती थी तो एनिमल्स को यहाँ पर गर्माहट प्रोवाइड करवाती थी, साथ ही साथ घर के और भी काम के लिए यहाँ पर इन पराली का इस्तेमाल होता था। लेकिन आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं पुरानी, ठीक है। तो यहाँ पर पुरानी हो चुकी है, तो अब पराली का इसका इतना इस्तेमाल होता नहीं है, ऐसा बोला गया कि अब यहाँ पर चलो इसका इस्तेमाल नहीं होता, कोई बात नहीं, तो अब जला देते हैं। तो जलाने से दिक्कत क्या है? जलाने से सबसे बड़ी दिक्कत यह है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। पोल्यूशन मतलब कि आप जैसे देख पाओगे, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी जहरीली गैसेस हैं जो कि निकल कर आती हैं एटमॉस्फेयर में, और वो किसको अफेक्ट करेंगे? इनफैक्ट एनवायरमेंट को इन्फेक्ट करेंगे। एनवायरमेंट के साथ साथ किसको नुकसान पहुंचाएंगे? हम ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ओके, उसके बाद क्या है, सॉइल फर्टिलिटी, जो यहाँ पर आप कह सकते हो जो मिट्टी है उसका उपजाऊपना भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है अगर पराली को जलाया जाता है। उसी के साथ यहाँ पर क्या होता है कि सॉइल के अंदर गर्मी पैदा होने लगती है, जिससे क्या होगा, जो मॉइस्चर है मिट्टी के अंदर वो भी खत्म हो जाता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि स्टबल बर्निंग से होती हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि फार्मर इन स्टबल को ना जलाएं, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने क्या करा है, अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देने की बात करिए कि इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव्स मिलेगा अगर वो इस पराली का इस्तेमाल करेंगी। तो मान लो कोई यहाँ पर इंडस्ट्री है जिसको बॉयलर का काम है, ठीक है, यहाँ पर कुछ उबालना है, तो उस पराली का इस्तेमाल कर सकता है, जलाकर इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। एक तरीके से आप कर सकते हो, और भी मतलब कि और भी चीज़ें अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करी जा सकती हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर बताया गया, सॉरी यहाँ पर मैंने बॉयलर वाला बताया, और यहाँ पर मतलब आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें जो कि इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पे पराली की नीड पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ फिजिकल इंसेंटिव्स देंगे, लगभग 25 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे 50 एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ को, और वो लोग क्या करेंगी, वो इन पराली का ये जो पेडी स्ट्रॉयज को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे बॉयलर्स में, ठीक है। फ्यूल की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे क्या होगा, फार्मर्स इसको जलाने से बच जाएंगे, प्लस इंडस्ट्री का भी फायदा हो रहा है, प्लस ये पराली का भी सही यूज़ हो रहा है।
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो शुगर मिल वाली हो, पल्प हो, पेपर मिल्स हो, इन सबको यहाँ पे काफ़ी तक बेनिफिट मिल जाएगा। वो लोग इसका जो ये स्टबल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्टबल बनने के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से काफ़ी समय से ये न्यूज़पेपर में रहता भी है, और आप कह सकते हो कि लगातार यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस वगैरह बन जाएंगे, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। सारी इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स वगैरह आपको मिल गए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ इस आर्टिकल में बात हो रही है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में। तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है ना कि कर्नाटका के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन देखने को मिला है। अभी तो कोविड इन्फेक्शन के बारे में सुना था, ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कर्नाटका के अंदर क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ डोजेस हैं वो देखने को मिले हैं, ठीक है, 3 करोड़ से ऊपर के फर्स्ट डोजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड डोजेस वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना, डोजेस के देने के बाद मान लो किसी व्यक्ति को फर्स्ट डोज दे दिया गया वैक्सीन का, किसी व्यक्ति को सेकेंड डोज दे दिया गया, उसके बाद उसके अंदर जो इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है इसको बोला गया है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। जो टोटल ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है वो कर्नाटका के अंदर रिपोर्ट करे गए 14,421 के आसपास ये इन्फेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो क्या है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ मेंस जीएस पेपर 2 हेल्थ एंड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेवरल केसेस होते हैं कोविड-19 वैक्सीनेटेड पीपल के, ठीक है। मान लो कोविड-19 से पीड़ित कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको वैक्सीनेशन दिया गया, अब वैक्सीन मिलने के बाद उसको दोनों डोजेस मिलने के बाद वो वापस से जो है पॉजिटिव पाया गया, तो वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो डिफेंस क्रिएट कर रही थी वैक्सीन, यानी कि जो बैक्टीरिया को मारने के लिए, जो वायरस को लड़ने के लिए यहाँ पे वैक्सीन का काम था, वो एक तरीके से ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, तो उसको यहाँ पे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब कि वैक्सीन मिलने के बाद भी यहाँ पर क्या होना, पॉजिटिविटी केसेस की पॉजिटिविटी देखना, उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोला गया है। इसकी वजह से बहुत सारे कंसर्न देखने को मिल जाते हैं। वैक्सीन के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि हाँ भाई वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद भी यहाँ पर ये पॉजिटिव पाया गया, तो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, या फिर वैक्सीन हेजिटेंसी वगैरह जैसी चीज़ें क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। हाउएवर जो वैक्सीन से यहाँ पर देखो पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाती है, तो सबको मालूम है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा तो बोला है गया, देखो 100% तो प्रोटेक्शन बिल्कुल भी कोई वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करवाती है। लेकिन क्या है, यहाँ पर वैक्सीन देने के बाद काफ़ी समय लगता है इम्यूनिटी को बिल्टअप होने में। ऐसा नहीं है कि अचानक से वैक्सीन लगी तो 2 मिनट के अंदर इम्यूनिटी बिल्टअप हो गई। तो यहाँ पर क्या है, जो लंबा समय लगता है उसमें व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है। जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो यहाँ पर ये पॉजिटिविटी देखने को मिल जाती है केसेस की। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया वैक्सीन में फुल प्रोटेक्शन किसी भी वैक्सीन में नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन देगी किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं जो कि 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने वाली है। ओके, फिर उसके बाद नए नए वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पर खतरा पैदा हो जाता है। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली क्या है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एडिटोरियल को हम लोग वीडियो के सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं, तो वहीं पर डिस्कस करेंगे। उसका आता है अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे ये ड्रोन रूल्स के बारे में। तो जो ये ड्रोन रूल्स हैं, इनका मकसद ये है कि ये लोग स्टार्टअप्स को हेल्प कर पाएँ। अब ये ड्रोन, पहले तो हम समझेंगे ड्रोन क्या है। देखो ड्रोन के बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा, पिक्चर में ये दिख रहा होगा। इन ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पर इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट यहाँ पर शूटिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, मैरिजेस में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन ड्रोन्स का। तो ये जो ड्रोन्स हैं एग्जैक्टली क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग साइंटिफिक बातों पे अगर कवर करें तो ड्रोन एक ऐसा टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगा जिसको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोला जाता है। इसके अंदर कोई आदमी कोई कुछ भी नहीं होता। इसको क्या होगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलाया जाएगा। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होता है, मतलब इसको रिमोट के थ्रू चलाया जाता है। और 3 टाइप्स के यहाँ पे 3 सबसेट्स देखने को मिलते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के। एक होता है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, दूसरा होता है ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट, और तीसरा होता है मॉडल एयरक्राफ्ट। लेकिन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कोई भी किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको नीचे बैठकर कंट्रोल करना है इसको और ये उड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं इनकी अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। कोई नैनो होते हैं, माइक्रो होते हैं, स्मॉल होते हैं, मीडियम होते हैं और लार्ज ड्रोन्स भी होते हैं। नैनो ड्रोन्स वो होते हैं जिनका जो वजन होता है वो 250 ग्राम होता है या फिर इससे कम होता है। माइक्रो ड्रोन्स होते हैं जिनका 250 ग्राम से 2 किलोग्राम होता है। और स्मॉल ड्रोन्स होते हैं जिनका 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम होता है। मीडियम ड्रोन्स होते हैं जिनका वजन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम होता है। लार्ज ड्रोन्स होते हैं जिनका वजन 150 किलोग्राम से भी ज़्यादा होता है, जो कि सामान को इधर उधर से एक तरीके से पहुंचा सकते हैं, प्लस अटैक के लिए भी इस्तेमाल करे जाते हैं। ओके, तो अभी क्या है आपको मालूम होगा नए नए ड्रोन रूल्स भी आए हैं। तो ड्रोन रूल्स का यहाँ पर मेन मकसद ये है कि जो स्टार्टअप वगैरह हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करवा सकें हम लोग। ओके,
अभी ये रूल्स क्या क्या है नए नए, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो ड्रोन रूल्स 2021 है इनको नोटिफाई किया, और इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो ये ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, इसका जो वेट एक तरीके से जो लास्ट वेट था फुली लोडेड जो ड्रोन है उसका 300 किलो वेट था, तो 300 किलो से बढ़ाकर इसको 500 किलोग्राम कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक हैवी पेलोड जो कैरिंग क्राफ्ट है ये बता दिया गया है। नाउ अब इस रूल के अंदर बहुत चीज़ें कवर करी गई हैं, ठीक है। ये जो ड्रोन रूल्स हैं ना, इसके अंदर ड्रोन टैक्सीज़ को भी कवर किया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी यहाँ पर इस ड्रोन के अंदर क्या क्या बातचीत की गई थी। तो ये जो जब रूल्स लेकर आए, इस रूल में सबसे पहली बात ये करी गई कि अगर आप लोगों को कोई ड्रोन्स वगैरह परचेज करना है, ठीक है, पहले ड्रोन वगैरह परचेज करते थे तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी क्लियरेंस भी चाहिए था। लेकिन अब क्या है, जब आप ड्रोन परचेज करोगे तो कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। इस न्यू रूल के अंदर कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। कोई भी रजिस्ट्रेशन से पहले या फिर कोई लाइसेंस, ड्रोन्स के लिए देखो रजिस्ट्रेशन होगा, ऑब्वियस ही बात है, लाइसेंस इशू होगा, तो उन सब चीज़ों से पहले एक सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होता है। लेकिन अब वो नहीं चाहिए होगा। जो पहले फॉर्म्स भरवाए जाते थे वो बहुत सारे फॉर्म्स हुआ करते थे, 25 फॉर्म्स हुआ करते थे, लेकिन उसको 25 फॉर्म से कम कर 5 फॉर्म कर दिया गया है। इससे क्या होगा, जो ये ड्रोन्स है, ड्रोन का सेक्टर है, यहाँ पर ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोग खरीदना भी पसंद करेंगे। इनफैक्ट हम लोग आगे भी यहाँ पर इसको दूसरी कंट्रीज़ में भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो ड्रोन्स के बिजनेस को एक तरीके से प्रमोट करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको फिर परचेज कर पाएंगे। तो जो डायरेक्टर जनरल और एंटिटी ऑथोराइज्ड बाय यहाँ पर बोला गया है कि इन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ बताया, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है, ये लोग ड्रोन्स के लिए टाइप सर्टिफिकेट को इशू करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा कि जो ये इंपोर्टिंग वगैरह होगी ड्रोन्स की, वो भी रेगुलेट किया जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। ये भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी ड्रोन्स होंगे वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर रेगुलेट करे जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मान लो कोई मैन्युफैक्चरर्स है या फिर इंपोर्टर्स हैं, उनको अपना जो जनरेट करना पड़ेगा, जो ड्रोन्स है ना, उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को जनरेट करना पड़ेगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा जितने भी ड्रोन्स का, वो सब डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। तो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया है, इसमें यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है। इस प्लेटफॉर्म में सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। अलग अलग एरियाज़ बताए गए हैं, ग्रीन एरियाज़, येलो एरियाज़ और रेड एरियाज़। इनको अलग अलग जोन से डिफाइन किया गया है। मान लो कोई ड्रोन है तो उसको येलो जोन के अंदर उड़ाना है, तो येलो जोन के अंदर जो भी उसका एरिया है वो उसको कम कर दिया गया है, 45 किलोमीटर से 12 किलोमीटर कर दिया गया है। इतने एरियाज़ तक आप लोग यहाँ पर इसको उड़ा सकते हो, ठीक है। और आप ग्रीन एरियाज़ के अंदर भी लगभग 12 किलोमीटर तक उड़ा सकते हो। उसके बाद आप कह सकते हो कि रेड एरियाज़ के अंदर आप ये ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब रेड एरियाज़, रेड जोन्स ऐसे हैं जहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी खतरा है, तो वहाँ पर ये ड्रोन्स वगैरह नहीं उड़ाए जा सकते, ऐसा बोला गया। साथ ही साथ इन ड्रोन रूल्स के अंदर एक सेफ्टी फीचर डाला गया है, नो परमिशन नो टेक ऑफ। परमिशन नहीं होगी, एक तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको सबसे पहले, तो परमिशन नहीं होगी तो आप अपने ड्रोन्स को भी टेक ऑफ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस जो रूल्स आए इसके अंदर यही बताया गया कि अगर आप लोग अपने ड्रोन्स के ऊपर आर्म्स, एम्यूनिशन, ये जो यानी कि बॉम्ब वगैरह अगर रखते हो तो यहाँ पर क्या है, इस बॉम्ब वगैरह को कैरी नहीं किया जाएगा, इसको पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया है। और अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई वायलेशन करता है, इनका उल्लंघन करता है, तो उस पर पेनल्टी लगेगी, 1 लाख रुपए की यहाँ पर पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पहले काफ़ी हद तक लगती थी, काफ़ी ज़्यादा लगती थी, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके 1 लाख कर दिया गया है। तो ये कुछ ड्रोन रूल्स हैं। इससे क्या होगा, जो भी हमारा स्टार्टअप वगैरह है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। ड्रोन्स वगैरह की जो परचेजिंग है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। तो एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में पता ये चला जो जैश ए मोहम्मद हैं ये प्लानिंग कर रहे हैं अटैक करने की, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग 100 मेंबर है जैश ए मोहम्मद के। तो यहाँ पर उन्होंने रिज्वाइन कर लिया है वापस से। एक बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, एक तरीके से। अभी क्या हुआ है ना, अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे आतंकवादी बंद थे। अब क्या हुआ, उन आतंकवादियों को रिलीज़ कर दिया गया है, वहाँ से छोड़ दिया गया है तालिबान के द्वारा। तो अब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं खतरा पैदा करते हुए आएंगे इंडिया के लिए। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है, कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये आतंकवादी प्लान कर रहे हैं कि ये लोग एक अटैक कर सकें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट है जो कि यहाँ पर एक प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है। तो ज़्यादा हम लोग इसको एनालाइज नहीं करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर ये दे रखा है, गुजरात गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से अप्रोच कर चुका है सुप्रीम कोर्ट को ऑन एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर। यानी कि गुजरात गवर्नमेंट के अंदर, गुजरात अभी सरकार एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आई थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया सरकार को कि सरकार एंटी कन्वर्जन लॉ बिल्कुल गलत लेकर आई है, ठीक है। हाई कोर्ट ने इनफैक्ट वहाँ के स्टे ऑर्डर भी लगा दिया, ठीक है, जो कि यहाँ पर अभी इसको जो ये लॉ है इसको अभी रोक दिया जाए, आगे अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो गुजरात सरकार अब पहुँच चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है ये बिल्कुल सही है, इसको आगे इंप्लीमेंट किया जाए। अब यहाँ पर ये एंटी कन्वर्जन लॉ एग्जैक्टली क्या है इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आप सिलेबस देखोगे तो कुछ और इशूज़ आएंगे, सोशल इशूज़ एंड इंडियन पॉलिटी करके, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये एंटी कन्वर्जन लॉ एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि गुजरात सरकार ने अभी यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ को लागू किया, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पर एक तरीके से इसको बोलता है फोर्सफुल कन्वर्जन, ज़बरदस्ती यहाँ पर हाई कोर्ट है ना इसके ऊपर स्टे लगा रहा है पूरी तरह से। आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर इसको एक तरीके से आगे इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पर इशू क्या है, तो हाई कोर्ट के अंदर 2 पिटीशन डाले गए, चैलेंज किया गया कि यहाँ पर जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ है ये बिल्कुल एक तरीके से बेकार है, यहाँ पर इसका कोई काम है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद क्या है, जब इस पिटीशन को चैलेंज किया गया तो यहाँ पर हियरिंग के टाइम पर एक तरीके से इसके ऊपर रोक वगैरह लगाई गई है, लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि इसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। गुजरात गवर्नमेंट का कहना यह है ये कन्वर्जन लॉ बिल्कुल सही है। तो इस लॉ का नाम क्या है, तो आपको पहले ध्यान रखना है, इस एंटी कन्वर्जन का नाम है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021। एंटी कन्वर्जन का मतलब आप समझ रहे होंगे, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो कोई एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। तो ये जो मेल है ना, ये ज़बरदस्ती यहाँ पर फीमेल को अपने अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। अपने अंदर का मतलब यह है कि अपने जो रिलीजन है उसके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ज़बरदस्ती फोर्सफुली की बात कर रहा हूँ, अपनी खुद की चॉइस है वो बात अलग है, लेकिन फोर्सफुली यहाँ पर उसको कन्वर्जन नहीं कर सकता है दूसरे रिलीजन के अंदर। तो उसी को लेकर ये लॉ लेकर आया गया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर डेफिनेटली कार्रवाई होने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, एक पनिशमेंट दिया गया है, 3 से 10 साल का उस व्यक्ति को जेल हो जाएगी जो कि यहाँ पर ज़बरदस्ती या फिर फ्रॉड तरीके से या फिर बहला फुसला कर किसी भी वेमेन को या फिर कोई भी एक दूसरा व्यक्ति को जो है अपने रिलीजन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसको जेल भी होगी प्लस यहाँ पे फाइन भी है। उसके साथ साथ यहाँ पर बोला गया, जब यहाँ पर ये एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया है, इससे पहले एक दूसरा कन्वर्जन लॉ था गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003। इसको अमेंडमेंट करते हुए, इसके अंदर बदलाव करते हुए यहाँ पर अब चेंजेस किए गए और ये बोला गया बहुत सारी जो वेमेंस है जिनको यहाँ पर लालच देकर उस एक तरीके से बहला फुसला कर, ठीक है, बहला फुसला कर उनका जो रिलीजन है वो बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ वर्क करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन फोकस गुजरात सरकार का यही है कि ज़बरदस्ती किसी भी वेमेन का जो एक तरीके से रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट ना हो। उसका यहाँ पर बोला गया है कि ये जो नया लॉ है इसके रिगार्डिंग क्या दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो दिक्कतें बहुत सारी हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात आप कह सकते हो कि ये बोला गया कि जो बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स है मैरिज को लेकर, राइट टू प्रोपोगेट को लेकर, कि हम लोग कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम लोग कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वॉयलेट होती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इशू देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है मैरिज को लेकर और कन्वर्जन को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो यहाँ पर कुछ जजमेंट्स हैं पहले के जिसमें यहाँ पर बताया गया कि ये जो शादी करने का टाइम, ये जो शादी करने का पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये पूरा का पूरा लोगों के पास अपना खुद का हक है। राइट टू चूज़ अ पार्टनर, लोगों के पास पूरा हक है कि लोग अपने पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखी थी। उसके बाद में आज के टाइम पर यहाँ पर बोला गया जो स्टेट्स हैं वो आज के टाइम पर एंटी कन्वर्शन लॉ को इनेक्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पर यहाँ पर कोशिश ये करी जा रही है कि देखो अगर यहाँ पर ज़रूरत यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मर्ज़ी से कन्वर्जन कर रहा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर अपने मर्ज़ी से कन्वर्जन कर रहा है तो सही है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई ज़बरदस्ती यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है तो फिर उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेप होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ है, यहाँ पर ज़रूरत यह है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जा सके इस चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया काफ़ी सारे आपको वैलिड स्टेप्स रखने पड़ेंगे, आप वैलिड चीज़ें बताओ इसके अंदर। ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो जाती हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर ना देखने को मिलें। ओके, तो यहाँ पर ज़रूरत इन सब चीज़ों की है। ज़रूरत यह है कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। आपको अगर किसी का अपना चॉइस है इसको अपना रिलीजन कन्वर्ट करने की तो उसको आप कहीं ना कहीं नहीं रोक सकते हो। ओके, उसका अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे। यहाँ पर कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वही तालिबान अफगानिस्तान, जो कि आप लोगों को एक चीज़ मालूम है हर एक आर्टिकल के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आता है, चर्चा हो रही है, इंडियन जो फर्म है वो बिल्ड करने वाली है एक ब्रिज को। तो मालदीव्स के अंदर यहाँ पर एक पुल बनाया जाएगा और वो जो पुल बनाएगा वो भारत के फर्म्स बनाएंगे, भारत की कंपनीज बनाएंगी। ओके, तो मालदीव्स इसी कारण की वजह से न्यूज़ में है, तो इसको इसी वजह से मैप में देखना था। तो यहाँ पे बोला गया है एक कॉन्ट्रैक्ट है लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मालदीव्स के अंदर, और ये साइन किया गया है मेल के अंदर थर्सडे में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मिला है इंडिया को। इंडिया की जो फर्म्स है वो इस ब्रिज को बनाने वाली है। ब्रिज काफ़ी लंबा होने वाला है, 6.74 किलोमीटर का लंबा ब्रिज है। तो ये कॉजवे लिंक है कहाँ से कहाँ तक, माले से लेकर ये नियर बाई जो आइलैंड्स है विलिंगली
वहाँ तक जाने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन जो कंस्ट्रक्शन है जाइंट, जिसको एफकॉन बोला जाता है, तो ये एफकॉन ही यहाँ पर काम करने वाला है और एक तरीके से ये ब्रिज इंडिया ही बनाएगा यहाँ पर। और इससे पहले भी बहुत सारे ब्रिजेस हैं मालदीव्स के अंदर जो कि एक तरीके से चाइना ने बनाए हैं। साथ साथ बोला जा रहा है जो ये प्रोजेक्ट है इसको फंड कौन कर रहा है, इसको फंड दिया जा रहा है लगभग $100 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट है और आप कह सकते हो कि इंडिया के थ्रू दिया जा रहा है। और यहाँ पर इसी पैसों को प्रोवाइड कर देते हुए यहाँ पर हम लोग एक ब्रिज को बनाने वाले हैं। ये जो सेरेमनी साइन हुई है इसमें बहुत सारे व्यक्ति थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स थे अलग अलग, तो बोला गया उनके नाम लिए गए जो कि हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया का जो एफकॉन है ये इस ब्रिज को बनाने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड उसको बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और क्या हमारी इंपॉर्टेंट पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे आर्टिकल है काबुल एयरपोर्ट पर हुआ है एक बॉम्ब ब्लास्ट, तो आपको मालूम होगा उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर देखो बाइडन के ऊपर आज के टाइम पर बहुत कुछ इल्ज़ाम आ चुका है, ठीक है। और ब्रिटेन ने तो ये बोल दिया है कि हम लोग लगातार इवैक्यूएट करेंगे अपने लोगों को, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो उनको हम लोग लगातार इवैक्यूएट करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर काबुल में 2 ब्लास्ट हुए, अभी मैंने आपको सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई है पेज नंबर 1 के ऊपर, वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आज के टाइम पर जो बाइडन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ चुका है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखो काफ़ी हद तक नज़र ये आएगी कि जो बाइडन रिज़ाइन ही कर दें, क्योंकि आज के टाइम पर काफ़ी तक दबाव में आ चुके हैं। क्योंकि बोला यह गया कि बहुत बड़ा एक तरीके से गलती है जो बाइडन की, जो कि इतनी तेज़ी से इन्होंने अपने जो भी ट्रूप्स उनको विड्रॉ किया है। और पहली बात, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर ज़रूरत थी भी तो आपको कुछ ठोस कदम उठाने के बाद ये सब काम करना चाहिए था। आज के टाइम पर जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं उसके पीछे ये जो बाइडन की प्रेसिडेंसी है, जो बाइडन की प्रेसिडेंसी काफ़ी हद तक कमज़ोर साबित होती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और बाकी सारी चीज़ जो अटैक वगैरह है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, कहाँ पे अटैक हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, ठीक है, वो सब मैंने अभी आपको बताया पेज नंबर 1 के ऊपर। उसका एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जो आज के टाइम पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट साहब, इन्होंने यहाँ पर बोला है ये डिस्कस करेंगे ईरान को बारे में, ठीक है। अब देखो जो बाइडन के साथ मीटिंग होने वाली है नफ्ताली बेनेट की, तो जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट और नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो दोनों के बीच में मीटिंग होगी। तो यहाँ पर नफ्ताली बेनेट का कहना यह है कि ये ईरान को लेकर बातचीत करेंगे इस मीटिंग में। यहाँ पर क्या है, इनका पूरा मकसद है न्यूक्लियर टॉक्स को अपोज करना। तो न्यूक्लियर टॉक्स क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल को अच्छे से समझाता हूँ ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर पाओ। तो यूएसए और भी कंट्रीज़ हैं और ईरान के बीच में एक डील हो गई थी, ठीक है। इसको हम लोग P5+1 डील भी बोलते हैं, ठीक है, JCPOA भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी बोला जाता है। यहाँ पे ईरान के साथ एक डील करी थी किसने, बराक ओबामा साहब ने। यहाँ पे ईरान के साथ एक डील क्यों करी थी, ईरान के अंदर ना यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और यूरेनियम से बनता है न्यूक्लियर बॉम्ब, और न्यूक्लियर बॉम्ब कितना खतरनाक होता है वो आप लोगों को मालूम ही है। तो यहाँ पर क्या है, यूरेनियम का एनरिचमेंट, ईरान जो है यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करे, यूरेनियम को आगे और ज़्यादा प्रोडक्शन ना करे, उसके लिए वजह से यहाँ पर एक डील करवा दी गई थी। यूएसए ने एक डील कर ली थी जब जो बराक ओबामा साहब थे, तो एक डील करी गई थी 2015 में, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील का नाम दिया गया। अब आप कहोगे इस डील में क्या डिसाइड किया गया, डील में डिसाइड किया गया जो ईरान है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा। तो आपका कहना होगा तो ईरान मान गया, इस ईरान को इसके बदले में क्या मिल रहा है। ईरान के ऊपर उस समय बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लगे हुए थे, तो बराक ओबामा साहब ने बोला कि ईरान के ऊपर से जो ये सैंक्शंस हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। क्या करना होगा, ईरान को जो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको रोकना होगा। ईरान ने बोला सही है, चलो यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक देते हैं, सैंक्शंस हट जाएंगे, तो ये काम करेगा। ये डील हुई। अब ये डील जब हुई तो आगे बढ़ती रही, 2015, 16, 17 से चलता रहा। लेकिन हुआ क्या, जो बराक ओबामा है उसके बाद यहाँ पर उनका प्रेसिडेंसी खत्म हुई, उनकी प्रेसिडेंसी खत्म हुई तो उसके बाद कौन आए, डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे पहला एक काम किया, ये काम किया कि ईरान जो न्यूक्लियर डील था इसमें से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इसके अंदर P5+1 डील भी बोला जाता है। इसके अंदर परमानेंट 5 कंट्रीज़ है, +1 के अंदर जर्मनी आता है। अच्छा ये बता दो, परमानेंट 5 कंट्रीज P5 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ, तो इसके बारे में ज़रूर बताना। ओके, तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इन्होंने यहाँ पर क्या करा, यूएसए को इस डील से बाहर निकाल लिया। इन्होंने बोला इस डील की ज़रूरत नहीं है और ईरान के ऊपर लगा दिया वापस से बहुत सारे सैंक्शंस। ईरान के ऊपर जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए ना, इतने ज़्यादा लगाए, ईरान की बहुत बुरी हालत हो गई। इनफैक्ट इंडिया के जो रिलेशंस है ईरान के साथ वो थोड़े बहुत ख़राब हो गए इन्हीं सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि हम लोग ईरान से पेट्रोल वगैरह नहीं परचेज़ कर पाए। ईरान से हम लोग क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, लेकिन बहुत सारे सैंक्शंस लग गए कि इससे कोई क्रूड ऑयल परचेज नहीं करेगा, ये और वो। इंडिया ने अपना ट्रेड वगैरह भी रोक दिया था। तो यहाँ पर आज के टाइम पर ईरान में ये सब कुछ देखने को मिला है। अब क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप भी बदल गए। अब कौन आए, जो बाइडन, ठीक है, जो बाइडन नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं। तो ईरान ने तो अब डिसाइड कर लिया है कि हम लोग न्यूक्लियर टॉक करेंगे नहीं और जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको दबा कर करेंगे। तो आज के टाइम पर ईरान के अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है,
ठीक है, अब क्या है, लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से वापस से कंसर्न वाली बात पैदा हो रही है। तो यूएसए क्या चाह रहा है, यानी जो बाइडन क्या चाह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर टॉक है ये वापस से हो जानी चाहिए, वापस से ये डील आगे बढ़नी चाहिए, उसको लेकर ये न्यूक्लियर टॉक चलने की बात की है। और इनफैक्ट यहाँ पे कोशिश हमने पहले भी करी है, काफ़ी हद तक बातचीत करी गई है ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर, लेकिन कोई सोल्यूशन ऐसा निकल कर नहीं आया है। तो उसी चीज़ को देखते हुए जो नफ्ताली बेनेट हैं ये भी अगेंस्ट में ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर न्यूक्लियर टॉक हो जाती है तो ये डील हो जाती है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यूएसए काफ़ी तक सपोर्ट में आएगा ईरान के, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर इजराइल के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है सॉरी, ये नहीं चाहते कि न्यूक्लियर टॉक हो। ओके, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ये बातचीत। जो अभी मीटिंग होगी ना, जो भी यहाँ पर मीटिंग होने वाली है फ्राइडे में, फेस टू फेस मीटिंग होगी, तो यहाँ पर बातचीत यही करेंगे कि जो ये न्यूक्लियर टॉक है इसके ऊपर फोकस ना किया जाए, क्योंकि आज के टाइम पर ईरान वैसे भी यहाँ पर ऑलरेडी एडवांस हो चुका है यूरेनियम एनरिचमेंट के अंदर और लगातार एनरिचमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इतना फ़ायदा है नहीं, सैंक्शंस लगाओ वो सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ बाकी जो बिजनेस सेक्शन है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कोई भी इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है आज का, तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने एडिटोरियल पर। 2-3 एडिटोरियल हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, 3 एडिटोरियल हैं छोटे छोटे, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है, सोच तो रहा था मैं डिस्कस करूँ, लेकिन यहाँ पर फिर सोच रहा हूँ यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं यार। बहुत बार हमने डिस्कशन कर लिया, क्या चल रहा है वही सारी बात। तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल के अंदर, इतनी तारीख को टेक ओवर किया, क्यों किया, यूएस ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिए, वही कहानी आपको बार बार देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे नोट्स आपको मिल चुके हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। हम रोज़ाना डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो वापस एडिटोरियल के अंदर देखने को मिला है, तो यहाँ पर उसको पढ़ना बेवकूफ़ी होगी। उसके बाद एक आर्टिकल हमें ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात करी गई है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्कूल्स के अंदर जो है रीओपन किए जाएंगे, तो उसके अंदर क्या क्या हम लोगों को लेकर चलना चाहिए, वो बात करी गई है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल नीचे दिया गया है, यहाँ पर बात करी गई है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। तो ये एनएमपी क्या है इसके बारे में चर्चा करूँगा, काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ्राइडे है, तो फ्राइडे में ये जो एक इंटरव्यू पोस्ट होता है हर फ्राइडे में, इसको आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, ना चाहो तो छोड़ दो। उसका एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, एक अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे चर्चा करी गई है हमारे वल्चर्स को लेकर। ठीक है, ऐसे आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछता है यूपीएससी। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वल्चर जो होता है, ठीक है, अब वल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वल्चर जो भी होता है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको लेकर काफ़ी हद तक यहाँ पर बात की गई है कि इसको प्रोटेक्शन देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम पर ये वल्चर काफ़ी हद तक ख़त्म होते हुए भी नज़र आएंगे। ओके, तो आगे बात करेंगे हम लोग। याद आ गया, वल्चर को हिंदी में बोलते हैं गिद्ध। ओके चलो याद आ गया यार। उसके बाद ना क्या यहाँ पर बोला गया है, जो वल्चर्स है वो हमारे एनवायरनमेंट को फ्री तो रखते ही रखते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी डिजीज़ से भी हम लोग को बचाते हैं। अब आप कहोगे वल्चर हम लोग को डिजीज़ से बचाते हैं, बिल्कुल, कैसे बचाते हैं आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी रामायण के अंदर भी वल्चर का जो है काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिल जाता है। जटायु का आपने नाम सुना होगा, एक डेमी गॉड यहाँ पे बोला गया है इन द फॉर्म ऑफ अ वल्चर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इनका बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो जो ये वल्चर हैं आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिजीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, बीमारियों को बनाती हैं, ये क्या होता है वो उसी चीज़ को खा लेती हैं, तो क्या होता है वो बीमारियां खत्म हो जाती हैं जो कि इंसानों के अंदर फैल सकती है। तो यहाँ पे वल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल जाएगा। और इंडिया ने लगभग 95% से ज़्यादा वल्चर की पॉपुलेशन को खो दिया है। ठीक है, 1990 से अगर हम लोग बात करें तो इतनी पॉपुलेशन खो चुके हैं हम लोग, और वल्चर को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की नहीं गई है। और आज के टाइम पर अर्जेंटली ज़रूरत है कि हम लोग इन वल्चर्स को प्रोटेक्ट करें, इनको सेव करें, वरना ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। अब कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ झूठी चीज़ें हैं लेकिन कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वल्चर को लेकर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो वल्चर्स हैं वो यहाँ पर आप कह सकते हो अक्सर मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ डिजीज़। बोला जाता है यहाँ पर वल्चर के थ्रू बीमारियाँ फैलती हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ये गलत है। देखो इनफैक्ट यहाँ पर वल्चर का काम यह है बहुत सारी बीमारियों से हम लोग को बचा लेते हैं। वो कैसे बचाते हैं अभी आगे चलते चलते आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है बहुत सारे जो वल्चर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि बोला जाता है कि इनका बहुत बेकार रोल है, कोई रोल वगैरह है नहीं एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वल्चर क्यों है हमारे एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़, ठीक है, वल्चर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो एसिपिटेड्रे फैमिली से बिलोंग करता है। पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है, जिसके मेंबर्स
और भी बहुत सारे बर्ड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ईगल्स, हॉक्स, काइट्स, ये सब भी यहाँ पर इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज के टाइम पर ये जो सोशल बर्ड्स हैं, ठीक है, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 10 से 30 साल की होती है, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर इतने बच ही नहीं पाती हैं वल्चर्स। 10 से 30 साल की इनकी लाइफ होती है। ये जो रहते हैं कहाँ पे रहते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके ऊपर रहते हैं अपना घोंसला बनाकर। तो वल्चर्स जो है एक स्लो ब्रीडर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे यहाँ पर इनकी ब्रीडिंग होती है, इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पर इनको सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका एक एक्सीलेंट आई साइट होता है, जो आँख होती है इनकी बहुत तेज़ होती है। वो कितनी ऊंचाई से यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ को भी एक इनफैक्ट यहाँ पर एक डेटा यहाँ पर बताता था, मैंने आपको शायद पहले ही बताया, एक रिपोर्ट ये बताती थी कि जो वल्चर है वो आसमान से एक चलती हुई चींटी देख सकता है, इतनी ज़्यादा शार्प आई साइट होती है इनकी। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, स्मेलिंग की पावर बहुत तेज़ होती है, स्मेल करके यहाँ पर इधर से उधर अपने शिकार भी कर सकती है। उसके बाद जो ये वल्चर्स हैं इनको डिटेक्ट किया जा सकता है एज अ प्रेजेंस ऑफ डेड एनिमल्स फ्रॉम गेटिंग डिस्टेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं ना, क्या होता है, वो मर जाते हैं, ठीक है, और अगर वो मर जाते हैं तो यहाँ पर वल्चर्स को इस चीज़ के बारे में पता हो जाता है, क्योंकि उनकी स्मेलिंग पावर ज़्यादा तेज़ है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो वो डेड एनिमल मर गया, ठीक है, डेड एनिमल है वो, मतलब वो मरा हुई है, तो जो एनिमल मर गया तो ये वल्चर क्या करती हैं, उस एनिमल को खा लेते हैं, उस एनिमल को खा के ख़त्म कर देते हैं। अगर यहाँ पर नहीं खाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रमोट होंगे, और बैक्टीरिया के थ्रू क्या होगा, बहुत सारी नई नई डिजीज़ निकल कर आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो वल्चर्स हैं, जो वल्चर्स का एक काम ये रहता है कि एक तरीके से ये लोग क्या करते हैं, जो भी एक तरीके से मरा हुआ जानवर है उसको खा के ख़त्म कर देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उससे कोई बीमारियां निकल कर नहीं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वल्चर का जो पेट होता है ना, जो स्टमक होता है वो एसिडिक स्टमक होता है, और ये एक सड़े हुए कार्कस को भी, यानी सड़े हुए बॉडी को भी यहाँ पर ये पचा सकते हैं, आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका एसिडिक स्टमक होता है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो जो ये एक तरीके से डेड बॉडी किसी भी जानवर की, वो अगर डेड बॉडी पड़ी रहेगी ऐसी, तो बहुत सारे जो एक तरीके से बैक्टीरियाज हो गए या फिर डिसीज़ हो गए वो निकल कर आएंगे उसमें से, तो वो चीज़ नहीं आएंगी, क्योंकि अगर वल्चर उसको खा लेगा तो, ठीक है। तो वल्चर क्या करता है, एक तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है वो अपने आप ही। तो इंडिया जो है आज के टाइम पर, इंडिया के पास 9 प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी वल्चर्स की। बहुत सारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरे में है, उनको ना बचाया गया तो आज के टाइम पर वो ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा बोला गया है। बहुत सारे नाम भी बताए गए हैं वल्चर्स के। उसके बाद बोला गया है कि आज के टाइम पर इनको बहुत बड़ा खतरा है, किससे, जो डिक्लोफेनेक है उससे काफ़ी ज़्यादा खतरा आपको देखने को मिल जाएगा। एक टॉक्सिक है, ये जहर है, यहाँ पर ये ये जो जहर है ये यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि बहुत सारे वल्चर्स की जान जा रही है आज के टाइम पर। ओके, उसका जो भी यहाँ पर बोला गया कि जो वल्चर्स हैं इनको अगर हम लोग इकोसिस्टम से निकाल देना तो फिर हमारा इकोसिस्टम में अंदर बहुत सी नई नई बीमारियाँ देखने को मिल जाएंगी। जो ये डेड एनिमल्स हैं इनको अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो इनके अंदर से बहुत सारी डिजीज़ को प्रमोट करने वाली पैथोजेंस निकल कर आते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो मरा हुआ जानवर है ये अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी निकल आएंगी। अब जैसे कोरोना वायरस निकल कर आ रहा है, ऐसी और भी हमारी नई नई बीमारियाँ हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये वल्चर्स क्या करते हैं, वल्चर्स का एक एसिडिक स्टमक होता है, ये आराम से इन एनिमल्स को, जो मरे हुए जानवर हैं, इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इनको खा के ख़त्म कर देते हैं। और इसी वजह से वल्चर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर हमें वल्चर की जो पॉपुलेशन उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक जहर का इस्तेमाल होता है डाइक्लोफेनेक, इसको बैन किया गया है, ठीक है। एक यहाँ पर ये स्टेप है। तो साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि और भी जो स्टेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग सेंटर्स बना सकते हैं वल्चर के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको प्रमोट किया जा सकता है, इससे जो है यहाँ पर वल्चर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। साथ ही साथ कुछ रेस्क्यू सेंटर्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पर वल्चर्स को बचाया जाएगा, ये चीज़ के ऊपर फोकस किया जा सकता है। उसके बाद लोगों के अंदर जानकारी फैलाई जा सकती है कि वल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर क्यों होता क्या है कि लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पर शिकार वगैरह कर लेते हैं, एक तरीके से उनके घोंसले हैं उनको मार के हटा देते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे वल्चर्स की जान चली जाती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अवेयरनेस भी यहाँ पे होनी चाहिए। अब ये सब क्यों बोला गया है, क्योंकि अभी 4 सितंबर को इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे आने वाला है, इस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल बताया गया है कि तो आपको अवेयरनेस फैलानी है वल्चर के रिगार्डिंग। इस आर्टिकल के अंदर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद एक आर्टिकल ये दे रखा है रिस्क एंड रिवॉर्ड करके। तो यहाँ पर अभी हाल ही में सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन जो है एक तरीके से पाइपलाइन को लॉन्च किया। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, मैं पिछले 3 दिन से लगातार डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आप फिर से आपको एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर खुद रीड करोगे, समझ जाओगे। तो मेरा काम है समझाने का, तो मैं बहुत ईजी शब्दों में समझाऊंगा। तो ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है इसके अंदर आपको 2 वर्ड ध्यान देना है। एक होता है मोनेटाइजेशन वर्ड और दूसरा होता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब पैसे को खत्म कर देना, ठीक है। आपको मालूम
होगा 1000 के नोट, 500 के नोट हमने डीमोनेटाइजेशन के थ्रू खत्म कर दिए थे। लेकिन मोनेटाइजेशन का मतलब है पैसे को गेन करना, पैसों को बनाना। तो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, मोनेटाइजेशन प्लान कर रही है, पैसे को बना रही है। लेकिन क्या है, सरकार अपने क्या करेगी, जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं, सरकारी बहुत सारे एसेट्स होते हैं, पूंजी होती है, कैसे की एसेट्स क्या होगा, सरकार की बहुत सारी सरकारी लैंड होती है, सरकारी बिल्डिंग होती है, और भी बहुत सारे यहाँ पर अब चीज़ें देखने को मिलती हैं, सरकारी रोड्स होती हैं, सरकारी हाईवेज़ होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, सरकारी कोल माइंस होती हैं, पोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, हाईवे स्ट्रेचेस होते हैं, एयरपोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है, होटल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो भी जितनी भी गवर्नमेंट चीज़ें हैं, सरकार इनसे पैसा कमाएगी। इसको बोला गया नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। अब आप कहोगे इनसे पैसा कैसे कमाएगी, क्योंकि इनको दे दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। तो यहाँ पर इसी के माध्यम से यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर पैसा देगा इसके बदले में सरकार को। अब आप कहोगे ये तो प्राइवेटाइजेशन है सीधा सीधा। मैं कहूँगा प्राइवेटाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार यहाँ पर हमेशा के लिए ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रही है। जो ओनरशिप है वो सरकार के पास ही रहेगी। मान लो यहाँ पर कोई रोड है, ठीक है, मैंने पहले भी रोड का एग्जाम्पल लिया था। मान लो कोई हाईवे है, हाईवे यहाँ पर सरकार बेच रही है, हाईवे कह रही है हम इस प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनी जो खरीदना चाहती है आगे खरीद ले, हमें यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए दे दे इस हाईवे के लिए। लेकिन कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। मतलब समझ लेना, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया गया है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर दिया गया है, जब सरकार एक छोटे से समय के लिए देगी, क्योंकि जो ओनरशिप है ना इसकी वो सरकार के पास ही रहेगी, लेकिन थोड़े समय के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। कह दिया कि यहाँ पे कि देखो 15 साल के लिए आप इस हाईवे को ले लो, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थमा दिया, इसके बदले में 50,000 करोड़ रुपए सरकार को दे दो और 15 साल तक उस हाईवे को रख लो। 15 साल बाद वापस से किसका हो जाएगा? ये सरकार का हो जाएगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, अब ये 50,000 करोड़ रुपए आ गए, 15 साल तक यहाँ पे प्राइवेट ने चलाया, प्राइवेट यहाँ पे पैसा खूब कमा सकता है, ठीक है, डेफिनेटली प्राइवेट पैसा कमा सकता है। यहाँ पर जो हाईवे है, जो टोल टैक्सेस हो गए वो सब यहाँ पर गेन कर सकता है, प्लस वहाँ पर और भी बिजनेस लगा सकता है, मॉल्स लगा सकता है, रेस्टोरेंट्स खोल सकता है। तो वो प्राइवेट सेक्टर बहुत पैसा बना सकता है यहाँ से, इस हाईवे से। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान का, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मोनेटाइज किया जाएगा। सरकार ने अपना गोल रख रखा है कि आने वाले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं इसी तरीके से। इसके अंदर गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स हो गए, वो भी प्राइवेट को दे दिया जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोल माइंस हो गई, हाईवे स्ट्रेचेस हो गए, तो ये सब यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और यहाँ पर इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डेवलप किया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला ये भी है कि इस साल, यानी कि अभी साल 2021 चल रहा है, इसके खत्म होने में भी काफ़ी टाइम है, खत्म होने से पहले पहले हम लोग 88,000 करोड़ रुपये कमाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ों को प्राइवेट के हाथ में देने के बाद पैसा कमाने वाले, लेकिन प्राइवेट के हाथ में लंबे एक तरीके से कुछ समय के लिए दिया जाएगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोला गया नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है लर्निंग सेफली के बारे में। तो आप कह सकते हो बहुत सारे स्कूल से आज के टाइम पर प्रिपेयर कर रहे हैं वापस से खुलने के लिए, तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे मेन फोकस क्या होना है, वैक्सीनेशन के ऊपर। वही सिंपल सी चीज़ है यार, वापस से, जो कि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्कूल खोलने हैं, अगर कोई भी ऑफिस खोलना है, कुछ भी खोलना है, तो आपको वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सेफ्टी बिहेवियर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, बच्चे हों, सभी को ऊपर वैक्सीनेशन का यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। और एक तरीके से मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाना होगा। बहुत सारे स्टेट्स जो कि अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक उन्होंने स्कूल्स को खोल रखा है और बहुत ही प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, और एक तरीके से लंबे समय से वो स्कूल्स खुले हुए हैं, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि लगभग इंकरेज किया जा रहा है हाफ ऑफ द 97 लाख टीचर्स में, कि ये लोग जो है एक तरीके से इम्यूनाइज्ड हों। उसके बाद यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि अभी आज के टाइम पर हम लोग जल्द से जल्द इन चीज़ों को टैकल कर अपने स्कूल्स वगैरह को वापस से रीओपन करें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई काफ़ी कुछ बर्बाद हो चुकी है और बच्चों ने कुछ नहीं सीखा है लाइफ में, ऐसे ही पास हो गए। ये कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली चीज़ें हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल जाएगी कि अभी यहाँ पर ज़ाइकोव-डी को अप्रूवल मिला है, मतलब कि ऐसी वैक्सीन आने वाली है ज़ाइकोव-डी जो कि 12 से 18 साल के बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर इससे भी काफ़ी हद तक हमें मदद मिलने वाली है। तो ज़ाइकोव-डी वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, तो जल्द से जल्द ये आएगी, तो बच्चों को यहाँ पर दी जाएगी। 3 डोजेज हैं इसके। जब ये वैक्सीन दी जाएगी तो 12 साल से 18 साल वाले बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे, प्लस उनके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देकर हम लोग स्कूल्स को ओपन कर सकते हैं पूरी तरह से, ये यहाँ पर बोला गया है। तो आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे स्टेट्स भी हैं हमारे खुद के, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, स्कूल्स के अंदर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को टैकल करके चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर डेफिनेटली बात यह है कि बच्चों को डेफिनेटली यहाँ पर सिक्योर करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ स्टेप्स उठाकर, वैक्सीनेशन वगैरह जैसे स्टेप्स उठाकर चीज़ों को मेंटेन करके चल सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं गाइस लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको सभी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।